कृष्णा श्रीवास्तव हूँ और मैं महिला वैज्ञानिक हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई में। ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये जो हमारा उद्देश्य है, वो है सुपोषण, जिसमें हम ये एक प्रोजेक्ट है जो डीएसटी फंडेड है, जिसमें हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कोशिश कर रहे हैं जागरूक बनाने की, सशक्त बनाने की, ताकि उनको अपने बच्चों की सेहत के विषय में हर प्रकार की जानकारी हो। और अभी जब मैं आप सभी के पास कम्युनिटी में विजिट कर रही थी, तो एक ये सवाल था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों का टीकाकरण बीच में छूट गया है और किसी वजह से टीका नहीं लगवा पाए, और अगर टीके के बाद बुखार आ जाता है या रैशेस पड़ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, अगर भूल गए टीके की तारीख तो क्या करना चाहिए। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने एक विशेषज्ञ को बुलाया है, और उन विशेषज्ञ के बारे में और बताने के लिए मैं स्वागत करती हूँ अपनी संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूनम खन्ना मैम का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रचना। सभी को हमारा नमस्कार। और आज के इस सेशन में हम डॉक्टर रोहित यादव, जो बच्चों के डॉक्टर हैं पीजीआई चंडीगढ़ से, उनका स्वागत करते हैं। आज वो आपको टीकाकरण एवं सुरक्षित आवरण से जुड़ी जो भी आपके सवाल हैं या आपके मन में किसी भी तरह का कोई एक कहते हैं ना डाउट रह जाता है, उस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर रोहित कि आप हमारे साथ और इन महिलाओं के साथ जुड़े हैं। देखिए गुंजन जी का मुझे ना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है, और बाकी सब भी अपने थोड़ी देर के लिए जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं या धन्यवाद करते हैं, उस टाइम पे अपने कैमराज ऑन कर लिया करें ताकि हम एक दूसरे को देख सकें, क्योंकि देखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ नाम ही पढ़ पाती हूँ। और थैंक यू गुंजन जी, आपने कैमरा ऑन करा हुआ है। और आई थिंक डॉक्टर रोहित इज ऑल्सो विजिबल नाउ। डॉक्टर रोहित, वी वेलकम यू ऑल। थैंक यू मैम। हाँ, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला है और आप हमारी जो महिलाएं हैं जो ग्रास रूट लेवल पे बाकी महिलाओं के साथ जुड़ी हैं, उनको आज आप बहुत ही अच्छे विषय में जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि मैंने टीकाकरण से रिलेटेड ये मेरा भी जैसे एक सवाल है कि लोगों का पहला टीका तो सही लग जाता है, उसके लिए तो वो बहुत जागरूक रहते हैं, लेकिन जब उसका बूस्टर डोज लगना होता है तो उसके लिए वो इतना जागरूक नहीं रहते हैं। तो इन लोगों को इस बारे में भी जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए कि बूस्टर डोज का क्या महत्व है और उसको टाइम पे लगवाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि उस दौरान यदि कोई हेल्थ वर्कर या कोई डॉक्टर उनको डांटता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, बट वो ये चीज़ समझ नहीं पाती हैं कि उस चीज़ के लिए वो जो हमारा पेडिट्रिशियन है, बच्चों का डॉक्टर है, उनको क्यों डांट रहा है, क्यों नहीं डांट रहा है। तो इस तरह की जागरूकता का भी मैं एक्सपेक्टेशंस रखूंगी, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां करी हुई अपने टाइम में और मुझे भी डांट पड़ी है। तो ये एक जेन्युइन सा इशू है। सो विद दिस आई वेलकम यू डॉक्टर रोहित, और आशा करती हूँ बाकी सब महिलाएं जो हैं आप बहुत अच्छे से इसको सुनेंगे, क्योंकि इम्यूनाइजेशन जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की टीकाकरण। तो अब मैं आई विल लीव द सेशन बिकॉज आई हैव टू आवर कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन। वी आर इन ऑफिस ओनली, हम यहाँ डिपार्टमेंट ही आए हुए हैं। So I won't be able to join Rachna during the time of vote of thanks. So Dr. रोहित, मैं आपको वेलकम के साथ साथ धन्यवाद भी देना चाहूँगी, एंड श्योरली मैं इन पर्सन भी एक बार आपसे मिलना चाहूँगी, बिकॉज आपका बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे इस जो हमारी मुहिम हमने चलाई हुई है उसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओवर टू यू डॉक्टर रोहित। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित यादव है। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स पीजीआई चंडीगढ़ से की थी। तो आज हम आपके साथ में आए हुए हैं ताकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीकाकरण, उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे। और
मेरी आशा है कि इसी साथ में शायद आपके जो कॉमन डाउट्स होते हैं वो बात करके शायद हम थोड़ा बेहतर नतीजे में पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज जैसे कोरोना महामारी काफी फैली हुई है, तो हमेशा हम बहुत बार सुनते हैं इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है। तो कई बार समझ में आता है, फिर साथ में लगता है इम्यूनाइजेशन से क्या संबंध है। तो देखेंगे इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी शरीर के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। इससे टीकाकरण का क्या संबंध है? तो कुछ टीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे शरीर को कीटाणुओं से बीमार होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो आप पूछोगे तो क्या मेरे बच्चे के पास में वैसे भी बीमारी से लड़ने के लिए अंदरूनी ताकत होती है? तो हाँ, बच्चों के अंदर कुछ बीमारियों से लड़ने की कुदरती ताकत होती है, जिसे अक्सर वो गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान शुरुआती दिनों में पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे ही धीरे धीरे ये कम होने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड। टीकाकरण इसी ताकत को बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट। आपके फिर मन में आएगा कि टीके कितने तरीके के होते हैं। तो अमूमन इन 4 बड़े तरीकों से टीकों को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये 4 जो तरीके हैं इनको हम ऐसे समझ सकते हैं, कीटाणु को से शरीर कैसे इम्यूनिटी अपने आप बना रहा है। तो कीटाणु को शरीर तक पहुंचाने का जरिया वैक्सीन है। तो हम किस तरीके से शरीर के अंदर ये चालू कर सकते हैं, ये कीटाणु पहुंचा सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बने। तो ये 4 तरीके में मोटा मोटा बांटे जा सकते हैं। तो पहला है लाइव एटेन्यूएटेड। इसमें क्या होता है कि जो कीटाणु को कमजोर करके शरीर के अंदर डाला जाता है। अब ये कीटाणु शरीर के अंदर जाके बढ़ सकता है, मतलब ये है कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने आप को कई बार बांट सकता है, लेकिन ये बीमारी नहीं कर सकता है। और अगर करेगा भी बीमारी तो बहुत मामूली सी बीमारी करेगा। इसका फायदा ये है कि जो शरीर है वो कीटाणु के संपर्क में आता है और उसका इम्यूनिटी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शरीर आने वाले समय में वैसे ही किसी कीटाणु से जो कि अब बीमारी कर सकता है, जो कि कमजोर नहीं है, उससे लड़ने के लिए कारगर है और तैयार हो जाता है। दूसरा तरीका है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन। तो इसमें अब हम जो कीटाणु को पहले शरीर के बाहर ही खत्म कर देते हैं, उसके बाद में डालते हैं। तीसरा रिकॉम्बिनेंट या सब यूनिट। तो इसमें जो कीटाणु का उसका कुछ हिस्सा लेके उसके अंदर कुछ परिवर्तन करके जेनेटिकली चेंज करके उसको किसी और किसी और वेक्टर या किसी और साधन के माध्यम से शरीर के अंदर डाला जाता है। तो अब क्या होता है कि वो कीटाणु जो है वो अब कुछ प्रोटीन या कुछ ऐसे पदार्थ बनाता है जो कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उसे लगता है कि अब ये कीटाणु आ गया है शरीर के अंदर और वो बीमारी पैदा कर सकता है, तो उससे लड़ने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। चौथा टॉक्साइड। इसमें क्या होता है कि जो कीटाणु है उसका कुछ जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निष्क्रिय करके शरीर के अंदर डालते हैं। तो कुछ जो कीटाणु होते हैं वो काम करने के बीमारी पैदा करने के लिए इन जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये पदार्थ शरीर के अंदर जाते हैं तो शरीर उसके लिए तैयार हो जाता है और आगे बीमारी न हो उसके लिए वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेता है। तो इसके साथ में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि हम आगे भी प्रेजेंटेशन में देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो आप पूछोगे टीके तो आपने बता दिए, तो लेकिन ये करता क्या है? तो जैसे किसी न किसी तरीके से टीके को शरीर के अंदर कीटाणु को शरीर के अंदर पहुंचा रहे हो, चाहे वो कमजोर करके मार के उसका कोई अंश डाल रहे हो। तो इससे क्या होता है, जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सिस्टम जागरूक हो जाता है और एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी याद रखता है कि ये कीटाणु आया था,
और अगर कीटाणु उस समय खत्म भी हो जाता है तो आने वाले समय में भी वैसा किसी भी कीटाणु से लड़ने के लिए वो तैयार रहता है, ताकि अगर अगली बार हमला कर सके तो ज्यादा एंटीबॉडी बना के उसको खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये कौन कौन से बीमारी के खिलाफ हम अमूमन रूप से ये टीके देखते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये हमारे राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो भी टीके हैं उनके खिलाफ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बीमारी के खिलाफ वो काम करते हैं। तो पहला है BCG, ये तपेदिक या छोटे बच्चों की जो टीबी की बीमारी के लिए होता है। तो ये दिमागी टीबी या फिर कि ज्यादा गंभीर या खतरनाक रूप से फैली हुई टीबी को जो विशेषकर छोटे बच्चों में फैलने से बचाती है। दूसरा OPV या ओरल पोलियो वैक्सीन, ये मुंह के द्वारा बच्चे के पोलियो की दवाई है। उसके बाद में हेपेटाइटिस बी, फिर पेंटावेलेंट, पेंटा का मतलब 5 होता है, तो ये 5 बीमारियों के खिलाफ होती है। इसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस या फिर काला खांसी, टेटनस, हिप संक्रमण मतलब जो कि H इन्फ्लुएंजा बी जो कि निमोनिया करता है, मेनिंजाइटिस या कि दिमागी इंफेक्शन करता है, और हेपेटाइटिस बी जो कि जिगर की सूजन करता है। फिर RVV या फिर रोटा वायरस का जो कि दस्त के लिए है। फिर IPV जो कि पोलियो का ही इंजेक्शन है। फिर खसरा या फिर खसरा का ही नया वर्जन अब MR जो कि खसरा के साथ में रूबेला के लिए है। और DPT, ये इसमें पेंटावेलेंट के ही 3 अंश हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। कुछ जगह में कुछ ऑप्शनल वैक्सीन, कुछ वैक्सीन हैं जो कि कुछ राज्यों में हैं और कुछ में नहीं है। तो जिसमें है JE जापानीज इंसेफेलाइटिस और PCV जो कि न्यूमोनिया के लिए है। उसके अलावा TT जो कि अब TD के रूप में दिया जाता है, जो कि टेटनस के लिए टीका है जो गर्भवती महिलाओं को चोट के लगने के बाद में दिया जाता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम एक बात करते हैं एक कंसेप्ट की या एक जानकारी की जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अब हम इस चित्र को देखेंगे तो इसमें 3 अलग अलग रंग के बच्चे बने हुए हैं, बैंगनी, लाल और हरा। तो जो बैंगनी है वो बच्चा है जिसको टीका नहीं लगा हुआ है, वो अभी तो स्वस्थ है लेकिन आने वाली बीमारियों के बाद में वो बीमार हो सकता है। फिर लाल रंग का जो बच्चा है वो उसको टीका नहीं लगा हुआ है, वो बीमार है और वो आने वाले समय में बीमारी फैला सकता है। फिर तीसरा जो कि हरे रंग का है, जो कि जिसको टीका लगा हुआ है वो स्वस्थ है और आगे वो बीमारी नहीं फैला सकता है। फिर हम जो पहले तस्वीर को देखेंगे तो बाईं तरफ में 7 बच्चे हैं जिसमें से एक लाल रंग का है, मतलब वो है टीका नहीं लगा हुआ है और वो साथ साथ वो बीमारी फैला सकता है। तो आने वाले समय में ये बीमारी फैल गई तो और आप दाईं तरफ देख सकते हो तो पहले एक बच्चा लाल रंग का था, अब 5 बच्चे लाल रंग के हैं, मतलब ये कि जब बीमारी फैल गई है। ठीक, अब हम नीचे जाते हैं। अगर अब क्या होता है कि अगर वो 7 में से एक बच्चे को टीकाकरण हुआ है और 2 बच्चे बीमार हैं, तब आने वाले समय में दाईं तरफ देखिएगा कि 2 बच्चे जो बीमार थे अब वो 5 बच्चे बीमार हो गए हैं, लेकिन जो एक बच्चा हरे रंग का है उसको बीमारी नहीं हुई है और और इसी के साथ में लेकिन वो सिर्फ एक ही है। अब इसका पूरी कम्युनिटी के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर असर हुआ है, लेकिन ये बीमारी को फैलने से ज्यादा नहीं रोक पाता है। फिर हम नीचे जाते हैं। अब यह है इनमें 7 में से 5 बच्चे हरे रंग के हैं, उनको टीका लगा हुआ है और एक बच्चा जो है उसको वो बीमार है। तो अब दाईं तरफ देखते हैं, क्योंकि 7 बच्चे टीकाकरण करने के बाद में सुरक्षित हैं तो और बीमारी फैलाने में सहायता नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अभी जो लाल रंग का बच्चा है वो सिर्फ एक है। तो अब बीमारी जो एक बच्चे को थी अभी भी वो एक बच्चे को ही है, और जो एक बैंगनी रंग का बच्चा पहले एक था अभी भी एक ही है, मतलब एक उसको टीका नहीं भी लगा है लेकिन उसको बीमारी होने लेकिन अभी भी वो स्वस्थ है। आने वाले समय में बीमारी हो सकती है लेकिन उसके चांस कम हो गए क्योंकि वो बीमारी फैल नहीं रही है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे बच्चों में टीका ज्यादा बच्चों में लगने लगता है तो वैसे वैसे जिन बच्चों को टीका नहीं भी लगा हुआ होता है
उनके लिए भी वो बीमारी को बचाने में मदद करता है। तो इसी में बहुत एक जरूरी शब्द आता है वैज्ञानिक भाषा में, जिसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड। इसका मतलब ये कि कम से कम 100 में से कितने प्रतिशत बच्चों को या फिर लोगों को वो टीका लगाया जाए, जिससे जिनको टीका नहीं भी लगा है उनको भी वो इम्यूनिटी मिल सके, ताकि उनको भी उनको भी बीमारी ना हो। तो अब क्या है कि जैसे आजकल कोरोना का वैक्सीन काफी ज्यादा अभी लॉन्च हुआ है, काफी ज्यादा उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो हमें बोलते हैं कि क्या कुछ लोगों को ही टीकाकरण लगने के बाद में वो मतलब सारे सुरक्षित हो जाएंगे? तो उसका उत्तर है नहीं। कम से कम 65 से 70% लोग, जिसका अंदाजा है, कम से कम उतनी जनसंख्या को टीका लगना चाहिए जैसे वो बीमारी को खत्म कर सके और वो फैले ना। ये अलग अलग कीटाणुओं के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 70% है, किसी के लिए लगभग 85 से 90% भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए टीकाकरण लगवाना जरूरी है। ये सिर्फ आपके बच्चे को ही बीमारी से नहीं बचाएगा, आने वाले समय में और बच्चों के लिए भी तो जरूरी है। फिर आप पूछोगे क्या मेरे बच्चे को टीका लगने के बावजूद बीमारी हो सकती है? तो उत्तर है कि जैसे और दवाइयां होती हैं, टीके भी वैसे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 100%। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो टीके हैं वो टीके से बीमारी के बचाव की क्षमता हर बच्चे की अलग अलग होती है। तो जो बच्चे कुपोषित हैं, जो कमजोर हैं, जिनको अक्सर दस्त होता रहता है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयों से इलाज चल रहा है जिनसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर बीमार या ऐसी कोई बीमारी है जिससे जो शरीर है वो अंदरूनी रूप से ही कमजोर हो जाता है, उनमें टीका उतना कारगर नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, क्या वो बिल्कुल काम नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है। जो बीमारी जो बच्चे को टीका नहीं लगा हुआ है, उसके तुलना में जिनको टीका लगा हुआ है, वो उनको बीमारी अगर होगी भी तो भी कम होगी, उतनी गंभीर नहीं होगी। इसीलिए टीकाकरण करवाना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो अब हाँ, तो ये कि हमने देखा कि कुछ ना कुछ झिझक होती है लोगों को टीका लगाने के लिए, जिसे हम वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि जानकारी नहीं है, अफवाहें हैं, टीके आसानी से नहीं लगते हैं, या फिर काफी दूर जाना पड़ता है लगवाने के लिए, या फिर है कि छुट्टी लेनी पड़ती है अगर ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आपके हर दिन आपको कमाना खाना है, तो आपको लगता है एक दिन का भी भुगतान मुश्किल करेगा। तो अब क्या करें इसके लिए? सबसे बड़ी चीज जो कि हम अपने स्तर पे कर सकते हैं वो ये कि अफवाहें ना फैलाएं। वो व्हाट्सएप के जो ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि बता देता है कि कोई भी टीका लगने के बाद में इम्पोटेंसी हो गई, बच्चा पागल हो गया, ऑटिज्म हो गया, वो सारी गलत चीजें हैं। इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अगर कोई भी आपको ऐसी समस्या लगती है तो आप हमेशा डॉक्टरी सलाह लें, या अपना जो स्वास्थ्य कर्मचारी पास में है आप उससे बात कर सकते हैं। जागरूकता ही इससे बचने का तरीका है। नेक्स्ट। फिर आता है उसका उल्टा, वैक्सीन कॉन्फिडेंस। तो जब लोगों को टीके के बारे में सही जानकारी हो जाती है और वो खुद टीके की मांग करते हैं, तो उसे बोलते हैं वैक्सीन कॉन्फिडेंस, कि अब उनको टीके की गुणवत्ता पे भरोसा हो चुका है और अब वो जानते हैं कि उनके और उनके बच्चे के लिए टीका कितना जरूरी है। तो हमारा ये मिशन होना चाहिए, या फिर हमें वैक्सीन हेजिटेंसी या उसकी झिझक से वैक्सीन कॉन्फिडेंस के बीच में खुद को और अपने आसपास के लोगों को लेके आना है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने देख लिया कि ये कौन कौन से टीके हैं जो कि भारत सरकार देती है। तो
जैसे हमने पहले लिस्ट में देखा था, तो इसमें से 2 टीके हैं जो कि मुंह से पिलाए जाते हैं। तो एक तो पोलियो का टीका जो कि आप जानते हैं 2 बूंद जिंदगी की, और रोटा वायरस जो कि दस्त के लिए है, जो कि 5 बूंद पिलाया जाता है। उसके अलावा आप देखोगे स्टार मार्क में कुछ टीके हैं जो कि असल में कुछ राज्यों में उपलब्ध है, तो पूरे देश में अभी नहीं है। तो जैसे रोटा वायरस, MR, जापानीज इंसेफेलाइटिस या फिर न्यूमोकोकल। नेक्स्ट प्लीज। अब आता है कि फुल्ली इम्यूनाइज्ड कौन है और कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड कौन है। तो हम मानते हैं कि 1 साल के बच्चे को अगर जो भी टीके लगने चाहिए थे लग गए हैं, उसे फुल्ली इम्यूनाइज्ड बोलते हैं। तो राष्ट्रीय शेड्यूल के अनुसार हमने इसको आसान करने के लिए सिर्फ 3 टीकों का ही जिक्र किया है। हेलो हेलो, ओके, थैंक यू। तो राष्ट्रीय शेड्यूल के अनुसार से सिर्फ 3 टीकों का ही नाम लिया गया है जिनको हम फुल्ली इम्यूनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। तो उसमें है BCG का टीका, दूसरा मीजल्स या MR का टीका खसरा और रुबेला के लिए, और तीसरा ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसके 3 टीके लग चुके हैं। इसके अलावा भी 1 साल के बच्चे को और टीके लगते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए और जनगणना के कैलकुलेशन के लिए इनको सिंपल करके सिर्फ 3 टीकों में ही रखा गया है। फिर आता है कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड। तो इसमें पहला और दूसरा साल दोनों लिया जाता है। तो इसमें NIS मतलब राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसके अनुसार पहले साल के सारे टीके और दूसरे साल के सारे टीके। तो पहले साल में BCG, मीजल्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस, पोलियो का टीका, पेंटावेलेंट, रोटा वायरस, PCV, IPV, कई सारे नाम। फिर दूसरे साल में मीजल्स या MR, जापानीज इंसेफेलाइटिस की दूसरी डोज, और OPV या पोलियो का टीका, और DPT का बूस्टर। तो आगे नेक्स्ट प्लीज। फिर आता है कि जिनको टीका नहीं लगा उन्हें क्या कहेंगे। तो लेफ्ट आउट वो बच्चे हैं जिनका टीकाकरण कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन ड्रॉप आउट वो बच्चे हैं जिनका टीकाकरण कभी शुरू तो हुआ लेकिन समय पे खत्म नहीं हो पाया, मतलब उनको टीकाकरण आधा अधूरा ही मिला है, जिन्हें पार्शियली इम्यूनाइज्ड बोलते हैं। नेक्स्ट। फिर आप पूछोगे टीके कैसे लगाए जा सकते हैं। तो हम 3 तरीके से मोटा मोटा टीके शरीर में पहुंचा सकते हैं। तो पहला है मुंह से दवाई पिलाई जा सकती है, ओरल, जैसे पोलियो या फिर रोटा वायरस। फिर दूसरा सुई से लगाया जा सकता है, और तीसरा नाक में डाल के दिया जा सकता है। सुई से लगाए जाने वाले टीके भी कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे उनकी तकनीक है, जिस जगह पे लगाए जाते हैं और चमड़ी के किस हिस्से में उनको लगाया जाता है उससे भी फर्क पड़ता है। तो आप दाईं तरफ एक तस्वीर देखेंगे तो उसमें सुई को किस तरीके से किस एंगल पे इसको नीचे लगाया गया है बच्चे के शरीर में, उससे फर्क पड़ता है कि जो टीका हम लगा रहे हैं वो शरीर किस हिस्से में जा रहा है। इंट्राडर्मल का मतलब वो स्किन के या फिर चमड़ी के अंदर लगाया जा रहा है। सबक्यूटेनियस का मतलब है कि चमड़ी के नीचे लगाया जा रहा है, और इंट्रामस्कुलर का मतलब मांसपेशी के अंदर लगा रहे हैं। तो उसके हिसाब से उनकी तकनीक अलग अलग होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट। हाँ, तो ये है कि हम अब इसी को हम देखते हैं फोटो से। ये पहला जो है जो कि मुंह से दवाई पिलाया गया है, तो पहला है पोलियो का, जिसको पोलियो या फिर रोटा वायरस, तो इसको बच्चे को मुंह से दवाई दे के पिलाया गया है। फिर दूसरा है इंट्रानेजल, जो कि नाक में दिया गया है, जो कि भारतीय शेड्यूल के अंदर इस तरीके की वैक्सीन अभी नहीं है। तो इसमें जैसे है इन्फ्लुएंजा का एक टीका आता है जो कि नाक में दिए जाते हैं। फिर आता है इंट्राडर्मल, जो कि दाईं तरफ की पहली तस्वीर है, सॉरी दाईं तरफ की तस्वीर जो C लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिएगा कि टीके को लगभग सटा के स्किन से लगाया गया हुआ है, और उसके बाद एक छोटा सा ऐसा दाना सा पड़ गया जो कि सफेद रंग का है। तो ये है इंट्राडर्मल। फिर उसके बाद में D, जो कि निचली श्रृंखला में है, पहला चित्र।
तो उसमें क्या है, ये है सबक्यूटेनियस, तो है कि इसको चमड़ी के नीचे तो एक थोड़ा तिरछा करके हल्के से एंगल पे लगा रहे हैं। फिर आखिरी में है इंट्रामस्कुलर, जो कि हम सीधे लगा रहे हैं बच्चे की मांसपेशी के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। फिर आप पूछेगा कि भाई इतने तरीके से टीके लगाने की क्या जरूरत है, हम सुई की जगह बच्चे को मेरे दर्द होता है, इसकी जगह हम सीधे मुंह से सारी दवाइयां क्यों नहीं दे देते हैं। तो ऐसा है कि पहले हम इसकी जांच करके शुगर करके देखते हैं कि हर टीका किस तरीके से शरीर में दिया जाए जिससे बीमारी से सबसे ज्यादा सुरक्षा मिल सके। हर टीका केवल उसी कीटाणु पे ही काम करता है जिसके लिए बनाया गया है, और तभी काम करता है जब उससे उसको सही तरीके से दिया जा सके। इसीलिए हर टीके को देने का तरीका भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट। फिर आप पूछोगे कि टीके लगवाने का कैसे होते हैं, कब कब लगवाना होता है। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल बनाया गया हुआ है। इसके अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो IAP है, वो भी टीके के संबंध में कई गाइडलाइन, कई शेड्यूल, कई वो बताती है कि कब कब लगवाना है। भारत सरकार के द्वारा जो टीके दिए जाते हैं, शादी में भी ऐसी तैयार हुई। भारत सरकार के द्वारा जो दिए जाने वाले जो टीके होते हैं वो फ्री होते हैं, और कुछ टीके ऑप्शनल हैं, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लगवा सकते हो। उनको आप अपने डॉक्टर की सलाह से पैसे देके लगवा सकते हैं। ये है आपका MCP कार्ड, मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड। ये आप सबने देखा होगा, इसलिए मैं आपके सामने ये फोटो लेके आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें से आप कम से कम कुछ चीजें आप थोड़ा सा आप सुन लो, तो जैसे आपके दिमाग में वो कुछ शब्द बैठ जाएं, तो अगली बार आप टीकाकरण करवाने जाओ या फिर कोई आपसे बात कर रहा हो तो आपको हाँ कुछ लगे कि शायद मैंने ऐसा कुछ देखा हुआ है, या अगली बार अपना आप मातृ सुरक्षा कार्ड देख रहे हो तो आपको पता लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे अपनी टीकाकरण देखना है। तो ऊपर की श्रृंखला में वो लिखा हुआ है कि टीके कब कब लगवाने हैं। तो जन्म पे 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, फिर ये 16 से 24 महीना, ऐसे करके। फिर नीचे टीकों के नाम लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग रंग के हैं। तो आप ये देखिएगा, जन्म के समय जो 3 टीके लग रहे हैं, पहला BCG, दूसरा हेपेटाइटिस B, तीसरा पोलियो की मुंह से देने वाली खुराक। तो ये 0 डोज है, इसको नॉर्मली गिनते नहीं है लेकिन खुद देना है। तो 3 टीके। फिर उसके बाद में 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, इसमें 3 टीके हैं जो कि लगातार देना, पहला, दूसरा और तीसरा डोज। तो उसमें है पोलियो, पेंटावेलेंट और रोटावायरस। इसकी 3 डोज देनी है, 1, 2, 3। फिर उसके अलावा 2 डोज 1.5 महीने और 3.5 महीने पे। ये है न्यूमोकोकल वैक्सीन PCV की, पहला 1.5 महीना और दूसरा 3.5 महीना। वैसे ही पोलियो का टीका वो जो कि सुई से लगता है वो है IPV, जो कि 1.5 महीने और 3.5 महीने पे लगता है। ठीक, तो इसमें रोटावायरस और न्यूमोकोकल ऑप्शनल है, जो कि हर राज्य में उपलब्ध नहीं है, जो हर राज्य से राज्य में फर्क करता है। फिर आते हैं 9 महीने। तो असल में ये 9 नहीं, 9 पूरे कंप्लीट मंथ से 12 महीने तक के बीच में है। तो इसमें नई जो टीके जोड़े आते हैं, अब ये है MR। पहले जो मीजल्स था अब वो MR है। उसका पहला डोज और दूसरा JE, जापानीज इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार के लिए है। उसके बाद में तीसरा है PCV का बूस्टर, और फिर अलग से एक है विटामिन A। विटामिन A पे हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ये हो गया। उसके बाद में 16 से 24 महीने में, मतलब कि बच्चा जब 1.5 साल का लगभग हो रहा है, तो DPT। अब ये आता है DPT का पहला बूस्टर, MR का दूसरा खुराक, जापानीज इंसेफेलाइटिस का दूसरा, और OPV का। ठीक, साथ में विटामिन A। फिर बच्चा जब 5 से 6 साल का हो चुका है, उस टाइम पे आप DPT का बूस्टर देते हैं दूसरा, और ये 5 साल तक के टीके पूरे हो गए। उसके अलावा 10 और 16 साल पे पहले TT लगता था, अब उसकी जगह TD हो गया है। ठीक,
मैं चाहता हूँ कि इसका आप कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा प्रिफर करने के लिए फिर से भी देख सकते हो। तो इसमें आप दाईं तरफ में आप देखिएगा विटामिन ए लिखा हुआ है। तो विटामिन ए की अलग अलग उम्र पे पूरी खुराकें होती हैं, तो वो पूरी 9 खुराकें देनी होती हैं, ठीक। और उसमें दाईं तरफ में सबसे नीचे देखिएगा लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। तो ये 2 साल पे बच्चे का जब 2 साल तक पूरा टीकाकरण हो जाता है तो उसे हम कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड बोलते हैं। वही चीज जो कि शुरुआत में अपन ने बात की थी। तो ये है आपका, तो ये आपके घर में ही कार्ड होगा और आप इसको देखते रहिएगा। ये डिटेल में वही शेड्यूल लिखा हुआ है कि कब कब दे सकते हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से टीके होते हैं और कब लगने होते हैं, बस। फिर यह है कि बस नवजात शिशु के लिए टीके। नेक्स्ट फिर बच्चों के लिए, नेक्स्ट, और गर्भवती महिलाओं के लिए। तो ये 3 हिस्सों में टीकाकरण को बांटा गया है। तो जो मैंने आपको शेड्यूल बताया वैसा ही शेड्यूल है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए बात करना चाहता हूँ। तो जो टीटी या फिर टीडी अब जो लगता है वो है गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में। तो जब भी वो स्वास्थ्य सुविधा के स्वास्थ्य केंद्र के कभी भी संपर्क में आती है तो पहली बार में ही उसको टीटी का पहला डोज लग जाता है, और दूसरा उसको उसके 4 हफ्ते या 1 महीने के बाद में। लेकिन अगर उसको पिछले 3 साल के अंदर टीटी की 2 खुराक मिल चुकी है तो आपको पूरा शेड्यूल दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक बार उसका एक बूस्टर दे दीजिएगा तो ही उसका काम चल जाएगा। इसके साथ में मैं एक चीज पे जैसे मैडम ने गौर किया था, मैं और बोलना चाहूंगा, बूस्टर। तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी बीमारी से जो आप टीका देते हैं वो आज जितना कारगर है बीमारी से लड़ने के लिए, जरूरी नहीं है कि 5 साल या 10 साल के बाद में भी उतना ही कारगर हो। तो उसको, और एक टीका ऐसा नहीं है कि वो शरीर से लड़ने के लिए उतनी ताकत दे दे कि बीमारी पूरी तरीके से आप व शरीर से लड़ सके। तो इसीलिए एक खुराक कुछ बीमारियों के लिए काफी होती है और अधिकतर के लिए काफी नहीं होती है। इसीलिए बूस्टर बनाए गए हैं, या फिर एक ही टीके की 1 से ज्यादा डोज। जैसे आपने पोलियो में देखा कि आपने कई डोज दिया, एमआर में कई डोज दिया, पेंटावलेंट में कई डोज दिया, वैसे या टिटनस में भी आपने बूस्टर दिया। तो ये बूस्टर जरूरी है या फिर कई डोज। तो इसीलिए आपका वो टीके मिस करना या फिर छूट गए हैं वो ना छूटे, इसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नहीं तो बीमारी से उतनी सुरक्षा आप बच्चे को नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट प्लीज। फिर इसी उसको मैंने सरल तरीके से एज वाइज आपका ये शेड्यूल बना के दिया हुआ है ताकि आप एक चित्र में देख सको आप। नेक्स्ट प्लीज। फिर आपने एक चीज देखी होगी कि अधिकांश जो टीके हैं उनके 2 डोज के बीच में कम से कम 4 हफ्ते का अंतर है। तो ऐसा क्यों है? तो असल में कम से कम शरीर को उतना समय चाहिए कि जितने में वो एंटीबॉडी बना सके। अगर आप बहुत जल्दी दे देते हैं तो उस बीमारी के लिए एंटीबॉडी उतनी नहीं बन पाती है और फिर अगली बार देने से लाभ उतना नहीं होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर कई बार होता है कि जैसे विशेषकर कोरोना के टाइम पे अभी हुआ कि बीच में लॉकडाउन लग गया है तो कई डोज मिस हो चुकी हैं। तो अगर किसी बच्चे की अगली डोज देर से उसको लाया जाता है तो क्या फिर से पहली डोज से शुरुआत करना है? तो उत्तर है नहीं। इस शेड्यूल को दोबारा फिर से नहीं शुरू करना है, उसको वहीं से शुरू करना है जहाँ से शेड्यूल छोड़ा गया है। जैसे कि एक बच्चा का शुरुआती टीका ही देर से उसको लाया गया और वो 5 महीने पे पहली बार आता है तो उसको पहली बार में उसको बीसीजी, पेंटा, ओपीवी 1 दे दिया, लेकिन अब अगली बार वो फिर से 11 महीने पे आ रहा है। तो अब उसको क्या बाकी डोज उसकी तो छूट गई, तो उनको क्या करना है? तो अब उसको जो पहली डोज है उसको गिना माना जाएगा और हम अगली शुरुआत पेंटा की दूसरे
डोज, ओपीवी के दूसरे डोज, और उसके साथ में अब जो नए टीके हैं तो जो 9 महीने पे लगना स्टार्ट हो जाते हैं वो चालू कर देंगे, तो खतरा भी लगा देंगे। उसके अलावा जहाँ पे रोटा वायरस या जेई लगता है वो साथ में लगाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। फिर आप पूछेगा कि मेरे बच्चे को जो टीका लग रहा है वो कहता है कि इसको क्वालिटी सही से बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, हमें कैसे पता लगेगा? या फिर है कि सरकार कैसे देखती है कि जो टीका लग रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन है? तो इसमें एक चीज है कोल्ड चेन, मतलब ये कि जहाँ पे बच्चे जो टीका बन रहा है से लेकर बच्चे को टीका लगता है तब तक के लिए जो टीके को हमेशा ठंडे तापमान पर रखा जाता है। तो ये हर वैक्सीन के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को डीप फ्रीज करके रखते हैं, किसी को 2 से 8 डिग्री के बीच में रखते हैं, लेकिन ठंडा रखते हैं। तो अलग अलग तरीके से उसको वो कोल्ड चेन बना के रखी जाती है। तो पहला तो यह है कि जब आपके पास जब टीकाकरण किया जा रहा है उस समय आइस पैक के ऊपर टीके को रखा जाता है, जो कि संवेदनशील है, जो कि उस पर जम जाएंगी, उसको साथ में रखा जाता है, उसके ऊपर नहीं रखते हैं। फिर दूसरा, अगर फील्ड में टीकाकरण के लिए जा रहे हैं तो क्या करते हैं, फिर आता है वैक्सीन कैरियर। तो इसमें आप दाईं तरफ में एक चित्र देख रहे हैं कि इसमें वैक्सीन कैरियर है, तो उसमें टीके को बीच में रखा जा रहा है और चारों तरफ आइस पैक रखे हैं। तो 4 आइस पैक हैं और बीच में उसको टीके को रखा गया है। फिर तीसरा है वीबीएम या वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो आप ये चित्र देखिए, इसमें जो बाईं तरफ में चित्र बना है नीचे, उसमें एक गोला है और उसके अंदर एक सफेद रंग का एक स्क्वायर है बाईं तरफ में, लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है यूजेबल वैक्सीन, मतलब ये कि अगर जो अंदर का जो स्क्वायर है वो सफेद रंग का है या फिर लाइटर शेड में है तो और वो दिख रहा है, तो इसका ये मतलब कि जो वैक्सीन देने के लिए सुरक्षित है। लेकिन जैसे ये विशेष तरीके से मटेरियल से बनाया गया है और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, मतलब ये कि वैक्सीन को ज्यादा हाई टेम्परेचर मिल गया, तो अब क्या है कि अंदर वाला जो चौकोर रंग है वो गाढ़ा होना चालू कर देता है। तो अगर आपने देखा कि जो चौकोर रंग है वो अब गाढ़ा होकर बाहर वाले रंग के बराबर हो गया है या उससे ज्यादा गाढ़ा हो गया है, तो अब ये सुरक्षित नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए और उसको फेंक देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर आते हैं कि क्या मेरे बच्चे को जो सिरिंज लगता है वो आम सिरिंज से, रूटीन वाली सिरिंज से टीके लगाते हैं, और क्या इसका हम हो सकता है कि जो मेरे बच्चे को टीका लग रहा है वो वही सिरिंज दूसरे से भी लगा दें? तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि एक सिरिंज का इस्तेमाल दूसरे बच्चे पे ना किया जाए उस सिरिंज पे, तो विशेष तरीके की सिरिंज जैसे एडी सिरिंज या ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज आती हैं, जो कि विशेषकर टीकाकरण के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि टीकाकरण के में इस्तेमाल के बाद अपने आप लॉक हो जाती है और इसका फिर से इस्तेमाल नहीं हो सकता और 2 लोगों के बीच में बीमारी के संक्रमण को रोकती है। तो आप ये देखिए ऊपर की तरफ में सिरिंज बना हुआ है जिसके अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म होती है। तो जब जैसे आप उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं दवाई देने के लिए, उसके बाद एक टाइम के बाद में वो लॉक हो जाती है और उसको हम वापस नहीं खींच सकते हैं। फिर नीचे की तरफ में टीकाकरण जो सिरिंज है उसको हम कैसे उसके बाद में कचरे निस्तारण के लिए कैसे हम डिस्कार्ड करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसको हम नीडल कट कर देते हैं वहीं के वहीं, और इसलिए वो इस्तेमाल में फिर नहीं आती किसी और बच्चे के लिए। नेक्स्ट प्लीज। फिर आते हैं कि अपने उस जो एमसीपी कार्ड, जो मातृ सुरक्षा कार्ड है, उसके अंदर एक और चीज देखी होगी, विटामिन ए। तो क्या ये भी एक वैक्सीन नहीं है? तो नहीं, ये एक वैक्सीन नहीं है, ये एक तरीके का पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है और आंखों की सेहत के लिए अच्छा है और बीमारी से बचाता है। बच्चों को इसकी 9 खुराक दी जाती है। तो पहली खुराक जैसे आपने देखा था कि एमआर के पहली डोज के साथ में 9 महीने पे, तो वो उसकी पहली खुराक है जिसको हम 1 ml या फिर आधा चम्मच देते हैं। तो ये चम्मच बोतल के साथ में आता है, जो कि आप दाहिनी तरफ पे देख सकते हैं, ये बोतल है और उसके साथ में चम्मच बना हुआ है।
तो ये आधा चम्मच देना है 1 ml का, और बाकी जो डोज होती है वो 2 ml या पूरा चम्मच देते हैं। और ये बाकी और टीकों के साथ में देने के लिए सुरक्षित है, और ऐसा नहीं है कि आप बाकी टीकों के साथ में देंगे तो ये काम नहीं करेगी या फिर है कि और टीकों के काम करने को खराब कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। नेक्स्ट प्लीज। फिर अक्सर ये आता है सवाल कि मेरे बच्चे को टीके के बाद में बुखार हो गया, दर्द हो रहा है या फिर जगह पे सूजन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो कुछ टीके हैं या जो कि विशेषकर इंजेक्शन वाले जो टीके होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस, पेंटावैलेंट, डीपीटी, आईपीवी, इनको लगाने के बाद बच्चे को अक्सर ये सब हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से नॉर्मल है और ये अपने आप 1 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो टीका लगा है बच्चे को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसका क्वालिटी, सेफ्टी या बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत या फिर उससे काम करने की क्षमता, इससे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। तो आप पूछोगे तो करना क्या है, तो इसमें बच्चे को आराम देने के लिए आप ठंडे पानी में भिगोकर कपड़े को टीके पे भिगो के निचोड़ के टीके पे लगा सकते हैं। आप स्वास्थ्य कर्मचारी की मदद से की सहायता से पैरासीटामोल का सिरप या फिर गोली दोनों दे सकते हैं। और अगर बच्चे को 3 महीने के बाद में भी तकलीफ है तो अधिकतम निकटतम स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करें। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये चित्र के द्वारा दिखाया गया, प्लीज प्रीवियस स्लाइड। हाँ, तो ये चित्र के द्वारा समझाया गया है कि इसको लगाते कैसे है। पहले आपने ठंडे पानी में बच्चे का वो कपड़े को निचोड़ा, फिर उसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे टीका है या फिर सूजन हो रहा है, दर्द हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ बच्चों को बुखार ही नहीं आता टीके के बाद में, तो क्या वो टीका काम नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी पूरी तरीके से नॉर्मल है। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बुखार नहीं आया तो आपको टीका फिर से लगवा लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये विशेषकर उसके लिए जरूरी है जिसमें अक्सर बीसीजी का जो टीका लगता है, उसके बाद में तो वो बीसीजी का टीका अपनी जगह पे कुछ दिनों बाद में निशान छोड़ देता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं छोड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो आपका बीसीजी का टीका है वो काम नहीं कर रहा है और आपको फिर से लगवाने की जरूरत नहीं है। फिर आप कई बार पूछते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है तो क्या मैं उसको टीका लगवा सकता हूँ या लगवा सकती हूँ। तो अगर हल्का फुल्का बुखार है, थोड़ी सी खांसी, थोड़ी उल्टी या दस्त हल्का फुल्का हो गया, बच्चा वैसे ठीक है, तो आप तो सेफली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को तेज बुखार है, ज्यादा बीमार हो गया है और अगर अस्पताल में भर्ती है, तो जब तक बच्चे की हालत ठीक नहीं हो जाती है तो इस करने के बाद ही आप टीका लगवाइए। नेक्स्ट प्लीज। फिर आप पूछोगे कि मैंने टीका तो चलो लगवा लिया, अब मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये कि आप जब आपको टीका लगवा लिया तो उसके तुरंत बाद में निकल नहीं जाना वहां से, आपको कम से कम आधे घंटे तक रुकना है और ये देखना है कि टीके की वजह से कोई तकलीफ या एडवर्स इवेंट या फिर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बच्चे को। अगर मुंह से भी दवाई पिलाई है, टीका पिलाया है, तो आप उसके बाद उनके दूध पिला सकती हैं या फिर कुछ पिला सकती हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि टीके वाली जगह पे कोई दवाई, कोई मलहम, कोई औषधि, कोई जड़ी बूटी कुछ नहीं लगाना है, उसको वैसे ही खुला छोड़ देना है। ठीक, ये बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि उस चीज को कुछ नहीं लगाना है, हम अक्सर देखते हैं। अच्छा, ये एक इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा, ये है EFI, मतलब ये है कि टीकाकरण के बाद में कुछ रिएक्शन जैसा हो रहा है या फिर है कि कोई चीजें हो गई जो कि विशेषकर वैक्सीन से रिलेटेड है। तो ये मामूली हल्का फुल्का तो हल्का सा बुखार, दर्द, सूजन ये आना तो हो सकता है। इसके अलावा विशेष कुछ टीकों के साथ में कुछ विशिष्ट रूप से होती हैं
जिनके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए, और इसमें कुछ भी होता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत समझ लीजिए बहुत कम बच्चों, मतलब आपने 1 लाख या 10 लाख बच्चों में से एक लगाया तो उनमें से किसी 1 या 2 बच्चों को ही होगा। लेकिन ये जरूरी है कि इनके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए ताकि ये मिस ना हो जाए, क्योंकि गंभीर समस्याएं हैं। पहला ओपीवी, मतलब पोलियो की जब आप मुंह से दवाई पिलाती हैं उसके बाद में पोलियो हो गया, मतलब लकवा मार गया, या फिर तो ये हो सकता है कि वो पोलियो की बीमारी हो गई हो, या फिर जो दवाई पिलाई है उस दवाई में ही कुछ परिवर्तन हो गया है, उसके बाद में बच्चे को पोलियो हो गया है। ये टीकाकरण के 1 से 6 महीने के अंदर है, तो इसके लिए विशेष ध्यान देना है। दूसरा डीपीटी में है कि अक्सर देखा होगा कि डीपीटी का टीका लगने के बाद में बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत बेतहाशा रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, और कई बार रोते 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 वो बेहोश हो गया, ये चीज। तीसरा है बीसीजी का टीका लगवाने के बाद में हाथ की जो गिल्टियां होती हैं उनकी में हल्की सूजन आ जाती है, तो हो सकता है वो टीका लगाते टाइम पे इंट्राडर्मल या चमड़ी में लगाने की जगह में हल्का सा नीचे की तरफ हो गया सुई का नोक, तो उसकी वजह से भी वो गिल्टियां में सूजन हो सकती है। तो इसमें आगे फॉलो अप या आगे देख रेख की जरूरत होती है, तो इसलिए ये इस चीज के लिए अपने स्वास्थ्य कर्मी से बिल्कुल संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। फिर अक्सर ये सवाल आता है कि जी मेरा बच्चा तो ऑपरेशन से हुआ है, 9 महीने से पहले ही हो गया है, वो तो बड़ा ही छोटा है, उसको मैं टीके लगवा सकती हूँ? वो तो भी बहुत ही छोटा है, उसको तो नहीं लगवाना होगा ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बच्चे को जो शेड्यूल के अनुसार ही टीका लगवाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ है, नॉर्मल से हुआ है, बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट में हुआ है, घर पे हुआ है, बच्चा समय पे हुआ है, समय से पहले हुआ है, वजन ठीक है, वजन कम है, या फिर ये भी कि माँ की तबीयत खराब है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक चीज है जो कि अधिकतर के साथ में नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि बच्चे का वजन 2 किलो से कम है तो बाकी सारे लगाते हैं। हेपेटाइटिस भी 2 किलो की होने के बाद या फिर 1 महीने पे लगाते हैं, वो इसलिए कि जो इम्यूनिटी बनती है वो ठीक नहीं बनती है, वो कमजोर रह जाती है इम्यूनिटी, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा होने के बाद में सिर्फ हेपेटाइटिस बी का टीका 2 किलो का होने पे लगाते हैं, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बेझिझक शेड्यूल के अनुसार ही टीका लगवाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। फिर आपने कई बार व्हाट्सएप पे सुना होगा या किसी को बोलते हुए सुना होगा कि पोलियो की दवाई पिलाई उसके बाद में इम्पोटेंसी हो जाती है, एमआर का जो नया वैक्सीन आया है उसके बाद में बच्चे ऑटिज्म हो जाता है, या फिर कभी बच्चे को दौरे आने लगते हैं, या फिर कि और कोई मुश्किलें। तो ये कितना सच है? तो UIP मतलब ये कि भारत सरकार के द्वारा जो इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल बनाया गया है उसके अंदर जो भी टीके हैं वो काफी सुरक्षित है, उनकी क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर लगातार जांच होती रहती है। जब बच्चा टीके को जन सुविधा के लिए निकाला जाता है यूज के लिए, उसके पहले भी और इस्तेमाल के दौरान और बाद में भी वो उसका हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस होता रहता है, और कोई भी टीका इम्पोटेंसी ऑटिज्म बिल्कुल पैदा नहीं करता है। और ये अफवाहें हैं जिससे सिर्फ वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा होती है, तो हमें इसके बारे में अफवाहें नहीं फैलानी है, ना उन पर गौर करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपना स्वास्थ्य कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और आप मान लोगे उसको, तो ये सच नहीं है। फिर आप कई बार देखते हो कि जी मेरे बच्चे को एलर्जी हो सकती है क्या, ये मैंने सुना था एक बच्चे को एलर्जी हो गई। तो कुछ बच्चों को कुछ टीकों से या फिर उनके कुछ कंपोनेंट जैसे किसी में एंटीबायोटिक या प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है उससे एलर्जी हो सकती है। तो ऐसे में बच्चे को टीका लगने के बाद कुछ एलर्जी की रिएक्शन जैसे खुजली है, लाल दाने हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को पहले कभी एलर्जी की शिकायत हुई हो या फिर टीका लगवाने के बाद में ऐसा कुछ भी हुआ है तो अगली बार लगवाने के पहले डॉक्टर से संपर्क आप जरूर करेंगे।
नेक्स्ट प्लीज। तो आप पूछोगे कि क्या एक बार में मैंने देखा कि इतने टीके एक साथ में लगा दे रहे हो, जो स्कूल में देखा कि 3 टीके 4 टीके लग रहे हैं, तो इतने ज्यादा टीके क्यों लगाने हैं? क्या हम बच्चे को ज्यादा तकलीफ होती होगी, या फिर हम एक साथ में क्यों लगा दें? इससे कोई नुकसान तो नहीं होता है, और लगवाने का फायदा क्या है इकट्ठा? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक बार में एक से ज्यादा टीके लगवा रहे हैं, और कोई नुकसान नहीं है। और इसका फायदा ये है कि आपकी जो एक्स्ट्रा विजिट है, ट्रेवल आप कर रहे हो, समय है, वो सारा बचाता है। नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। और ये है कि जो एक एक टीका आप अलग से लगवाते हो तो उसके छूटने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो चीजें ये कम करता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर आप टीका लगवाने गए तो और आपके टीके में से 3 में से 1 टीका नहीं है, तो क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में आपका जो स्वास्थ्य कर्मचारी बाकी जो बचे हुए टीके होंगे वो लगा देगा, और अगली बार के लिए जो बचे हुए टीके हैं उसके लिए बोल देगा। अगर आप चाहो तो हायर सेंटर से भी टीका लगवा सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, आप इंतजार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्लीज। फिर आपको टीकाकरण के लिए आप गए हैं, तो उनको उसके दौरान आप किन बातों पे गौर करना है? तो 4 बहुत प्रमुख चीजें हैं जिनको आपको गौर करके रखना है। पहला ये कि बच्चे को जो टीका लगवाया गया है वो कौन सा लगाया है और किस बीमारी के खिलाफ है। दूसरा कि ये साथ में होने वाले छोटी मोटी जो दिक्कतें होती हैं वो क्या हो सकती हैं और कैसे निपटना है। तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी ये कि अगला टीका जो लगेगा वो कब लगना है। और चौथा कि जो आपका एमसीपी कार्ड है उसको संभाल के रखिए। पता ही नहीं होती। हेलो 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 जी सर। हाँ जी, ओके। हाँ, तो हम अक्सर देखते हैं कि कई बार वैक्सीनेशन कराने माताएं आती हैं, वो उसके बाद में अपने एमसीपी कार्ड छोड़ के चली जाती हैं, तो वो उसका विशेष ध्यान रखना है इन 4 बातों का। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। फिर आपको पूछेगा कि ये तो टीके हैं, मैंने सुना है कुछ और टीकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसमें ये सारे तो नहीं, लेकिन ये जो मेन वैकल्पिक टीके हैं उनके बारे में है। तो हम छोटा सा एक बार बात करेंगे। वेरिसेला या फिर चिकन पॉक्स के लिए टीके आते हैं, 2 खुराक होती हैं। पहला तो लगभग 1.5 साल की उम्र में लगता है टीका, उसके बाद 4 से 6 साल पे। दूसरा टाइफाइड का 1 टीका लगता है। कई तरीके का आते हैं, मेन जो रूटीनली इस्तेमाल होता है वो एक खुराक है 2 साल पे, उसके बाद में 3 से 6 साल में दोहरा सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस ए का, इन्फ्लुएंजा का, फिर अलग अलग शेड्यूल है उनमें। इसमें एक विशेष ध्यान देने वाला है एक टीका जिसके बारे में अक्सर हम अक्सर ये बात जो कि जागरूक, वो है HPV का टीका, जो कि गर्भगृह का या फिर उसमें। हेलो। हाँ सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो इसमें ये जो टीके होते हैं ये पहली बार मैम ये बार म्यूट हो जा रहा है मेरा ऑडियो। हेलो। जी सर, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ जी, ओके। तो ये रूटीन में 11 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट करना है। तो 2 तरीके के हैं, एक गार्डासिल और सर्वारिक्स। तो इनके दोनों के अलग अलग शेड्यूल हैं, 3 टीके लगते हैं। इसके बारे में जागरूकता कम है और ये महिलाओं में कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। तो इसलिए क्योंकि इसके लिए टीकाकरण उपलब्ध है, और ये जब सेक्सुअल एक्टिविटी या यौन गतिविधि शुरुआत होती है उसके पहले तक आप दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर आज के समय में ऐसे कोविड के लिए वैक्सीनेशन आ रही है, तो इसके बारे में भी हम बीच में आप देखेंगे 2 मिनट बात करेंगे। तो इसमें जब भी टीकाकरण हो रहा है
तो ये भी 4 तरीके से टीकों का इस्तेमाल किया, टीके बनाए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया वो वही तरीके हैं, वही एक वायरस वैक्सीन जो जिसमें या फिर किल्ड या फिर है कि लाइव एटेन्यूएटेड मतलब कमजोर किए हुए कीटाणु या फिर मार किए हुए कीटाणु का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा वायरस वेक्टर वैक्सीन जिसमें तो जो कोरोना का वायरस है उसको किसी और वेक्टर या किसी और कीटाणु के साथ में इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई जा रही है। तीसरा ये न्यूक्लिक एसिड मतलब उसका डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल को निकाल के उसके ऊपर बनाया जाने वाली वैक्सीन। और चौथा जो कोविड का जो वायरस है वो उसके बाद में उससे जो प्रोटीन जो बन रहे हैं उसका एक विशेष अंश लेके वैक्सीनेशन बनाया जा रहा है। तो इन 4 विधियों से कोविड के लिए वैक्सीनेशन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो आपका कई बार आपको ये डाउट होता है कि या फिर आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत जल्दी में वैक्सीनेशन बना रहे हैं या फिर है कि कितनी काम करे पता नहीं है तो जल्दी में बना रहे हैं तो गलती बन रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी वैक्सीन बनती है तो ये कम से कम ये 4 स्टेज क्रॉस करने के बाद में ही लॉन्च होती है मार्केट में यूज करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेज की अलग अलग अहमियत है और अलग अलग चीजों की जांच होती है। और आप देख सकते हैं फेज 3 में 30 से 50 हजार लोगों तक पे भी जांच होती है। उसके बाद ही वो असल में लोगों पे इस्तेमाल करने के लिए काम किया जा रहा होता है, लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। फिर कोविशील्ड ये है ये टीका भारत सरकार द्वारा अभी उपलब्ध कराया गया है कोविड के लिए। तो ये भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और भारत सरकार द्वारा ये चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। फेज 1 में स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये शुरू किया गया और अभी 1 मार्च से उसे फेज 2 स्टार्ट किया गया है जिसमें 60 साल की उम्र से ज्यादा या 40 से 60 के बीच में जो हाई रिस्क लोग हैं उनमें दिया जा रहा है। और ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं और 2 डोज होती हैं, कम से कम 4 हफ्ते के अंतर पे देनी है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कई बार ऐसे ये चीजें सुनने को मिली हैं कि इससे साइड इफेक्ट काफी ज्यादा हैं। तो ये जो प्रतिकूल घटनाएं होती हैं तो वो अधिकतर क्या है, तो ये रूटीन जो और टीकाकरण के बाद में होती हैं ये वैसी ही हैं। दर्द, बुखार, सूजन, ठंड लगना, ये हल्के से फ्लू जैसे या जुकाम जैसे लक्षण आ सकते हैं। या फिर अनकॉमन या थोड़े से जो सीरियस हो सकते हैं वो कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, गिल्टियां या फिर लिम्फोड में सूजन आ गई है, चक्कर आना या पेट दर्द। नेक्स्ट प्लीज। अब ये कई बार पूछते हैं कि वैक्सीन लेने के कितनी देर बाद से एंटीबॉडी बनना चालू हो जाते हैं। तो जो क्योंकि कोविड नई बीमारी है और इसके बारे में समय के साथ में सीख रहे हैं चीजों को, तो लेकिन है कि अभी तक की जो जानकारी वो ऐसी है कि एंटीबॉडी का जो प्रोटेक्टिव या फिर है कि बीमारी से लड़ने की ताकत के लिए जितना होना चाहिए कम से कम दूसरी डोज के 2 हफ्ते तक का अंतर होना चाहिए, जब उसके बाद में ही वो थोड़ा प्रोटेक्टिव लेवल आ पाता है। दूसरा, क्या वैक्सीन के बाद में भी हमें बाकी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो हाँ, इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और टीके के बाद में भी ये सारे नियमों का पालन करना है। और ये कि क्या वैक्सीन सेफ है, तो वैक्सीन को सेफ्टी और एफिकेसी की जांच के बाद ही इस्तेमाल के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन कोविड के वैक्सीन के पहले और उसके बाद में भी हमेशा जरूरी है जो सोशल डिस्टेंसिंग जो जरूरी थी वो पहले कितनी जरूरी थी आज भी इतनी जरूरी है। मास्क, हाथ की सफाई, दूरी बनाए रखना वो कभी नहीं आज वो पहले भी था और आने वाले समय में भी बना रहेगा और ये वैक्सीनेशन के बाद में भी उनमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो मुझे लगता है काफी भूल गया। थैंक यू सो मच।
आप कोई डाउट्स हैं आपके या कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। जी जी जी। आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आप डॉक्टर रोहित से कोई सवाल पूछना चाहेंगे जो आपके सामने आते रहते हैं कम्युनिटी में? मदर्स पूछती हैं आपसे, या वैसे तो मेरे ख्याल से सर की जो सेशन था वो इतना ज़्यादा डिटेल था और एक एक सवाल, बहुत सारी चीज़ें थी डॉक्टर रोहित जो हमारे मन में भी अक्सर आती थी और हम सोचते थे कि कभी ढूंढ के पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पता भी थी पर समय के साथ भूल गए थे। तो आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत डिटेल और बहुत अच्छा सेशन था कि हर एक सवाल का जवाब मुझे लगता है कि हम सभी को मिल चुका है। जैसे सच में ये एक सवाल होता है कि अगर बच्चा पहले से बीमार है, उसे बुखार है या हल्की फुल्की दस्त हो रही है, तो क्या हमें टीका लगवाना चाहिए क्योंकि बच्चा पहले से ही बीमार है? फिर जब टीके लगते हैं उसके बाद फिर से बुखार आने लगता है, उसके इम्पैक्ट की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मदर्स एक्चुअली बहुत कंफ्यूज रहती हैं। और इवन जैसा कि मैम ने बोला था कि हम सभी भी अपने टाइम में, जब हमारे बच्चे वैक्सीनेशन से का टाइम था उनका, तो हमें भी ये सब सवाल बहुत परेशान करते थे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने डिटेल में एक एक चीज, एंड दैट हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट हम सभी आजकल बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बात होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, सब जगह पे, जहाँ पे हम हमेशा बात करते रहते हैं कोविड एसोसिएटेड हर्ड इम्यूनिटी की। तो वो आपने बहुत ही अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमें समझाया कि एक्चुअली अगर हमें बचाना है सबको तो टीके लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा हम में से भी सब हरे होते जाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों को बचा पाएंगे और उतना ज्यादा खुद को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और जो ये हमारा नंबर है 40,000 50,000 एक एक दिन का, वो हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम सब वैक्सीनेटेड होंगे। तो आप सभी कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर रोहित से इम्यूनाइजेशन से जुड़ा हुआ? कोई सवाल है आप सभी का? किसी का भी नहीं? एक्चुअली डॉक्टर रोहित, इट वाज सो डिटेल और हम छोटा सा एक रिकैप करेंगे जो सर ने हमें बताया। पहली चीज ये कि इम्यूनिटी या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी बहुत हमारे बच्चों के शरीर में, हमारे शरीर में होती है पहले से, और उसको हमें और स्ट्रॉन्ग करना है टीकों से, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं BCG, DPT, ये सभी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं। उनके अंदर इतनी भी इम्यूनिटी नहीं है कि वो इन सब बीमारियों से खुद से लड़ सके। तो उनको उन सब बीमारियों से बचाने के लिए, BCG वाली बीमारी से, डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से, काली खांसी से, गलघोंटू जिसको हम बोलते हैं उनसे, उन सब चीजों से बचाने के लिए हमें अपने बच्चों को बहुत जरूरी है कि हम उनको समय पे टीके लगवाएं। फिर सर ने एक बात कही कि अगर बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, अगर बच्चा हॉस्पिटल में हुआ है, घर पे हुआ है, कहीं पे भी हुआ है, तो हमें क्या कोशिश करनी है, फिर भी हमें सारे के सारे टीके समय पे लगवाने बेहद जरूरी हैं। जो हमारा बैगनी रंग का बच्चा था, तो वो हमें कैसा दिख रहा था कि वो बैगनी बच्चे ने, पहले तो वो एक था पर उसने वो फिर सबको बैगनी लाल कर दिया। तो वो भी एक चीज है कि वो हमें सबको लाल होने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम टीकाकरण समय समय पे करवाएं। सर ने एक जो बहुत अच्छा हमें एग्जाम्पल दिया कि आप सब खुद से भी क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं कि वो जो बैगनी रंग का सर्कल होगा और उसके अंदर एक सफेद रंग का स्क्वायर होगा, अगर वो सफेद स्क्वायर आपको सही दिख रहा है तो यानी कि आपकी वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है और आपके डरने की कोई बात नहीं है। और अगर वो सफेद निशान आपको सही नहीं दिख रहा है, उसका रंग बदल गया है, गाढ़ा हो गया है, मतलब वो वैक्सीन हमारे लिए सही नहीं है और कहीं ना कहीं कोल्ड चेन में वो टेम्परेचर एक्सपोज हुई है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे चली गई है, तो शायद उसका उतना असर नहीं हो पाएगा। और बच्चा बीमार है, थोड़ी बहुत बीमारी है, हल्का फुल्का बुखार है, हल्की फुल्की खांसी है, तो भी आप वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को जरूर लेके जाएं। और अगर कोई गंभीर समस्या है, ज्यादा बुखार है, बच्चे को ज्यादा समय से बुखार है, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें उनको टीके के लिए ले जाने से पहले। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो अपना MCP कार्ड है वो आपके पास एक
एक एमसीपी कार्ड जो मैंने देखा है डॉक्टर रोहित की, वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज बनाई गई है मदर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, और उसमें बहुत अच्छे से अगर आप उसको संभाल के रखते हैं तो आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। वो उसमें आप अपने टीके, डॉक्टर साहब टीके लगा लगा के मार्क करते जाते हैं और आपको हमेशा याद रहेगा कि अब अगला, और लिख देते हैं अगले पे तारीख कि हाँ भाई अगला टीका आपका इस डेट पे ड्यू है। जो हम अपना ये सुपोषण ऐप भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसमें भी हमने ये प्रोविजन रखा है कि आप जब बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो अगले जो टीके की सारी डेट्स हैं वो उस पे पहले ही आ जाएंगी, और आपको एक रिमाइंडर भी आएगा 3 दिन पहले कि हाँ भाई 3 दिन बाद आपके बच्चे का डीपीटी का टीकाकरण है, तो अब आप तैयार हो जाइए, आपको बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर रोहित, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जानती हूँ आपका समय बहुत कीमती है और आपने इतना समय निकाला हम लोग के लिए और इतने अच्छे से हमें इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच सवितेश। अब मैं सवितेश को बुलाना चाहती हूँ जो हमारे टीम मेंबर हैं, आप सभी का धन्यवाद देने के लिए। सवितेश। यस मैम, थैंक यू मैम। तो आज के हमारे इस 8वें ई गोष्ठी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अमरजीत सिंह का, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में, डॉक्टर पूनम खन्ना मैम जो कि मेंटर हैं इस सुपोषण प्रोजेक्ट की, डॉक्टर रोहित यादव सर जो कि आज अपने कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए हैं और आप लोगों को, सभी लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच सर। हमारे पीजीआई चंडीगढ़ टीम को और जो भी यहाँ पे माएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस ई गोष्ठी में, उनको भी धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर धर्मशाला जी, रमन जी, मंजीत जी हैं और प्रमिंदर जी, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी जो सीमा जी, शीला जी, भारती जी और सिसला जी, तो सभी को मेरा धन्यवाद।